हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी वॉइस। इब्ने सफ़ी का जासूसी उपन्यास हीरे की कान। स्मरण शक्ति खो देने वाला व्यक्ति कोई एक बात नहीं भूलता, बल्कि अपना सारा पिछला जीवन भूल जाता है। ऐसी दशा में किशोर को अपने दिवालिया होने की बात कैसे याद रही होगी कि उसने इस दुख से आत्महत्या कर ली। इसी आधार पर तारजाम जाने से पहले मैंने सरला को मोहन के पीछे लगा दिया था। तुम ललित से मिले थे? रमेश ने पूछा। मैं 2 बार उसके ऑफिस जा चुका हूँ, मगर वो नहीं मिला। हाँ, आज उसने मुझे फ़ोन पर यह सूचना दी है कि तुम उससे भी किशोर के संबंध में पूछ रहे थे। किस समय उसने फ़ोन किया था? 10 बजे। तो मैं तुम्हें परामर्श दूंगा कि उसका नाम भी संदिग्ध आदमियों में लिख दो। क्यों? आसिफ ने आश्चर्य से पूछा। कल रात को लगभग मेरे घर 2 बजे पहुंचा था। उसने सरला को जगाकर उसे धमकी दी कि वह मुझे फंसवा देगा। वह सरला से पूछ रहा था कि मैं किशोर के संबंध में कल क्यों इतनी छानबीन कर रहा था। इसके बाद ये प्रश्न होता है कि कल रात ही को उसने तुम्हें क्यों नहीं सूचित किया। वह आज 10 बजे तक क्यों सोचता रहा। हाँ, ये बात तो अवश्य विचार करने योग्य है, आसिफ ने कहा। अच्छा, मैं मिलने का प्रयत्न करूँगा। मुझे तो आशा है कि तुम उसकी धूल को भी नहीं पा सकते। क्यों? इसलिए कि अगर ऐसा होता तो वह फ़ोन नहीं करता, बल्कि स्वयं तुमसे मिलता। खैर छोड़ो, वो बचकर कहा जाएगा, आसिफ ने द्वार की तरफ मुड़ते हुए कहा। मैं फिर तुमसे मिलूंगा। 100 रुपये का और इंतज़ाम करके आना, रमेश ने कहा। आसिफ चला गया। थोड़ी देर बाद सरला आई और पूछा, क्या कह रहा था? कह रहा था कि तुम सरला से ब्याह क्यों नहीं कर लेते। फिर तुमने क्या कहा? सरला ने प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहा। मैंने कहा कि इस समय मेरा हाथ खाली है, ब्याह का बंदोबस्त कैसे कर सकता हूँ। इस पर वह मुझे 100 रुपये दे गया है। लो, इसे अपने पास रखो। चोर की गिरह काट ली है, रमेश ने मुस्कुराकर कहा। अर्थात उसकी हराम की कमाई में मेरा हिस्सा भी तो लगना चाहिए। ओह, सरला मुस्कुरा कर बोली। कहीं ये लोग तुम्हें कत्ल न करा दे। अच्छा, अब मैं चला। कहाँ? मैं भी चलूँगी। गोदी में चलोगी या उंगली पकड़कर? पाँव पाँव। सरला लजा गई। रमेश मुस्कुराता हुआ कमरे से निकल गया और सीधा ललित के ऑफिस में पहुंचा। वहां मालूम हुआ कि कल 12 बजे के बाद से अब तक ललित ऑफिस में नहीं गया। रमेश ने उसके घर का पता मालूम किया और वहां पहुंचा। घर पर उसकी बीवी और बूढ़ी माँ थी। उन्होंने बताया कि ललित कल ऑफिस गया था, उसके बाद से अब तक घर नहीं आया। और आप लोगों को इसकी चिंता नहीं? रमेश ने पूछा। कदाचित वह किसी कारोबारी आवश्यकता से बाहर चले गए। इसके पहले भी वो कई बार बिना कहे चले गए हैं, इसलिए हम लोगों की कोई चिंता नहीं है। वहाँ से वापस होते समय ललित के विषय में रमेश एक नए ढंग से सोच रहा था। 7 बज गए थे। रमेश विचारों में खोया हुआ बाजार से गुजर रहा था कि एक बुक स्टॉल पर सरला कुछ किताबें खरीदती हुई दिखाई पड़ी। रमेश वही सड़क पर खड़ा हो गया। एक स्त्री हाथ में कुछ पुस्तकें दबाए हुए दुकान से निकली। उसने मुंह पर नकाब डाल रखा था। रमेश ने उसे ऊपर से नीचे देखा और उसकी सैंडल देखकर चौंक पड़ा। अंदर से सरला ने उसे पुकारा, किंतु रमेश ने कोई ध्यान नहीं दिया और उस स्त्री के पीछे लग गया। स्त्री जल्दी बढ़ती हुई सड़क के किनारे एक टैक्सी के पास पहुंची और उसका द्वार खोलकर अंदर बैठ गई। उसने कुछ कहा और टैक्सी एक तरफ चल पड़ी। उसने कुछ ही दूर पर एक टैक्सी और खड़ी दी। रमेश दौड़ता हुआ उसके पास पहुंचा और दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठते हुए बोला, ड्राइवर, उस टैक्सी के पीछे चलो। टैक्सी स्टार्ट हो रही थी कि सरला धम से आकर एक सीट पर गिर पड़ी। क्या है? रमेश ने झल्लाकर कहा। कुछ नहीं, सरला ने द्वार बंद करते हुए कहा। रमेश मुंह फुलाए सामने देखता रहा और सरला इस प्रकार मस्त बैठी थी मानो रमेश से उसकी कोई जान पहचान ही नहीं। कभी कभी तुम इतनी मूर्ख क्यों हो जाती हो? रमेश ने कहा। आगे वाली टैक्सी में कौन है? सरला ने कहा। मेरी नानी। तो अब तुम नानियों के पीछे दौड़ने लगे हो? सरला ने कटाक्ष किया। और क्यों न हो, वह काफ़ी सुंदर है। ओह, तो तुम इसलिए मेरे पीछे लग गई हो? रमेश ने कहा। लेकिन ये बात तुम्हें कभी नहीं भूलनी चाहिए कि हम तुम केवल मित्र हैं और कुछ नहीं। सरला चुप हो गई। आगे वाली टैक्सी महपुल होटल के सामने रुक गई। स्त्री उतर कर अंदर चली गई। रमेश ने भी टैक्सी रुकवाई और उसके पीछे हो लिया। सरला उसके पीछे थी। स्त्री के समय पहुंचकर रमेश ने धीरे से कहा, उषा। स्त्री ने पलट कर नकाब उलट दिया और बोली, क्यों मेरे पीछे लग गए हो? अपने कमरे में चलो, रमेश ने आज्ञा दी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी और कील से चाबी उतार कर द्वार खोला। उसके पीछे रमेश और सरला भी दाखिल हुए। स्त्री ने स्विच ऑन करके द्वार बंद कर लिया और भयभीत होकर उनकी ओर देखने लगी। इस होटल में तुम्हें मोहन लाया है? रमेश ने पूछा। नहीं,
मैं स्वयं चली आई। क्यों? मैं नहीं बताऊंगी। तुम कौन होते हो पूछने वाले? मूर्ख लड़की, अभी पुलिस तुम्हारा भेद नहीं जानती है। मैं चाहता हूँ कि पुलिस के जानने से पहले ही मामला ठीक हो जाए। मुझे तुमसे सहानुभूति है। मुझे अपने हितैषियों से घृणा हो गई है, उषा ने झल्ला कर कहा। जिद अच्छी नहीं होती, रमेश ने कहा। तारजाम की पुलिस ने मोहन को हिरासत में लिया होगा। मुझे अब किसी से कोई मतलब नहीं। ललित को जानती हो? ललित? कौन ललित? ओह, कल वह कुछ और कहना चाहती थी कि किसी ने दरवाजे को धक्का दिया और कागज़ का एक पुर्जा अंदर आ गिरा। रमेश ने झपट कर कागज़ उठा लिया। उस पर लिखा था, सावधान, एक शब्द भी मुंह से न निकले। वह उस टुकड़े को वही फेंक कर जल्दी से बाहर निकल गया। इधर उधर नीचे ऊपर छानबीन करने के बाद भी उसे कोई नहीं मिला। अंत में वह थक हार कर उषा के कमरे में फिर लौट आया। वो कौन था? रमेश ने कड़क कर पूछा। उषा भयभीत होकर उसे देखने लगी। मैं नहीं जानती। अगर तुम नहीं बताना चाहती हो तो मत बताओ, किंतु कम से कम यह तो बता ही दो कि तुम यहाँ क्यों चली आई हो, रमेश ने नम्रता से पूछा। फिर बता दूंगी, इस समय मेरा दिमाग ठीक नहीं है। लेकिन तुम यहाँ खतरे में हो। क्यों? उषा ने चौंक कर पूछा। ये बात तुम मुझसे अधिक अच्छी तरह जानती हो। उषा उसे अर्थपूर्ण नेत्रों से देखने लगी। तुम्हारा यहाँ से हट जाना आवश्यक है। चलो, मैं तुम्हें किसी सुरक्षित स्थान पर पहुँचा दूँ। चलो, उषा ने उठते हुए कहा। लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगी, चाहे मेरी खाल ही क्यों न उधेड़ दो, चाहे मुझे फांसी पर चढ़ा दो। मैं कुछ नहीं पूछूंगा, रमेश ने कहा। न जाने क्यों उसके आंखों में आंसू उमड़ चले आ रहे थे। सरला ने चकित दृष्टि से उसे देखा। रमेश मुंह फेर कर अपनी दशा पर अधिकार पाने का प्रयत्न करने लगा। थोड़ी देर बाद वह चुपचाप वहाँ से निकले और टैक्सी करके एक तरफ चल पड़े। रमेश ने उषा के रहने का बंदोबस्त एक छोटे तथा सुरक्षित से होटल में कर दिया और घर लौटाया। आज तुम मनुष्य नजर आ रहे हो। क्या पूछ सकती हूँ कि तुम्हारी आंखों में आज आंसू क्यों छलक रहे थे? सरला ने गंभीरता से पूछा। उषा की विवशता पर पहले वह अपने निर्दयी चचा के हाथों परेशान रही, फिर उसे आवारा आदमी निकाल लाए, और अब वह एक षड्यंत्रकारी तथा हत्यारे आदमी के हाथ कठपुतली बनकर रह गई है। मनुष्य कितना विवश है। अगर यही बात है तो फिर शारदा से तुम्हें क्यों नहीं हमदर्दी है? आखिर वह बेचारी भी तो विधवा हो गई है, इतने बड़े संसार में निस्सहाय, सरला ने तर्क किया। शारदा के पास इतने बहुमूल्य आभूषण हैं कि वह अपना पूरा जीवन सुख से व्यतीत कर सकती है। अरे, वो कागज़ का पुर्जा तो मैं वही भूल गया, रमेश ने चौंक कर कहा। बड़े बुद्धिमान बनते थे ना, सरला अट्टहास कर उठी। रमेश उससे घूरने लगा। लो, मेले गुड्डे मियाँ लौटे नहीं, सरला तुतलाती हुई बोली और जेब से कागज़ का वह टुकड़ा निकालकर रमेश के सर पर रख दिया। रमेश ने उसे जेब में रख लिया और टहलने लगा। 9 बज गए, हमने अभी तक खाना नहीं खाया, सरला ने कहा। मैं खाना नहीं खाऊंगा। क्यों? तुम्हें खाना है तो तुम खा लो, सरला ने कहा और उसकी टाई पकड़कर खींचने लगी। जाओ बाबा, मुझे सोचने दो। नहीं सोचने दूंगी। रमेश ने चिढ़कर सरला के बाल मुट्ठियों में जकड़कर 2-3 झटके लगा दिए। सरला चीख पड़ी और रमेश मेज़ पर सर रखकर औंधा बैठ गया। मैं भोजन करने जा रही हूँ, फिर फिल्म देखने चली जाऊंगी। सुना तुमने? नीच जंगली जानवर, वह बड़बड़ाती हुई कमरे से निकल गई। रमेश ने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया और कागज़ के पुर्जे को मेज़ पर रखकर विचारों में डूब गया। बड़ी देर के बाद दरवाज़ा किसी ने खटखटाया। रमेश ने उठकर दरवाज़ा खोल दिया। इंस्पेक्टर आसिफ अंदर आया और एक कुर्सी पर बैठता हुआ बोला, यार चाय पिलवाओ। अच्छा, क्या ये होटल है या? अरे तुम्हारी गिलहरी कहाँ गई? क्या वह इतना भी नहीं कर सकती? तो क्या तुम अपने 100 रुपये इस प्रकार वसूल करना चाहते हो? मालूम होता है तुमने अभी खाना नहीं खाया। ये सच है। असल में सरला लड़ झगड़ कर फिल्म देखने चली गई है, पैसे उसी के पास है। तो चलो, मैंने भी अभी भोजन नहीं किया है, आसिफ ने कहा। धन्यवाद, रमेश ने कटाक्ष करते हुए कहा। काम की बात करो। उस हीरे की कान के प्रति तुम्हारे क्या विचार है? आसिफ ने पूछा। 420। आज मैंने यही पता लगाया है कि 3 आदमी यहाँ के उस काम में अपना रुपया लगाए हुए थे और किशोर उन्हें थोड़ा बहुत मुनाफा भी दे चुका था। और ये बात तुम भी जानते हो कि उस कान से थोड़े से कण निकले हैं। फिर उनका मूल्य ही कितना हुआ होगा कि मुनाफा दिया जा सके। इसके अतिरिक्त सेठ सुंदर के बयान से ये पता चलता है कि किशोर, सुंदर और धारा सिंह, यही 3 आदमी उस काम के हिस्सेदार थे। इन बातों पर विचार करने से ये साफ प्रकट हो जाता है कि किशोर उन दोनों का रुपया चुपके चुपके हजम करता रहा।
ये तो बहुत पुरानी खबर है, रमेश ने मुस्कुराकर कहा। नई बात बताओ। आसिफ ने घूर कर एक बार रमेश की ओर देखा और फिर जेब से कागज़ निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। रमेश उसे लेकर पढ़ने लगा। प्यारे किशोर, अब लाज तुम्हारे हाथ है। मैंने तुम्हारी आवश्यकता पर तुम्हें 20,000 रुपये दे दिए थे। ललित को आज तक मैंने इसी धोखे में रखा कि रुपये मेरे पास सुरक्षित है, किंतु अब ललित तकाजा कर रहा है। उसे कदाचित हम लोगों के संबंध पर शंका भी हो गई है। अंततः जिस प्रकार हो रुपये का बंदोबस्त कर दो। 2 बुध के दिन वह कहीं बाहर जा रहा है। मैं उसी दिन तुमसे तारजाम में मिलूंगी। तुम रुपये लेकर वहाँ उपस्थित रहना। नीचे किसी के हस्ताक्षर नहीं थे। रमेश पत्र समाप्त करने के बाद आसिफ की तरफ देखता हुआ बोला, ये कागज़ तुम्हें कहाँ से मिला? किशोर के घर में। आज मैंने उसके घर की तलाशी ली थी। बड़ा मूर्ख था कि ऐसे पत्र को, जिससे उसके और ललित के पत्नी के अनुचित संबंध प्रकट होते हैं, अपनी पत्नी की दृष्टि पड़ने के लिए घर में डाल दिया। रमेश ने मुस्कुराकर कहा, इस कागज़ पर किसी प्रकार के चिन्ह भी मिले? हाँ, आसिफ ने कहा, ललित की पत्नी की अंगुलियों के चिन्ह मिले हैं। इसके अतिरिक्त और कोई चिन्ह? और कोई नहीं। तो इसका यह अर्थ हुआ कि यह पत्र किशोर को मिला ही नहीं। रमेश ने कहा, यह कागज़ इस प्रकार का है कि ज़रा सा भी दबाव पड़ने पर चिन्ह पड़ सकता है। अगर यह पत्र किशोर के हाथ नहीं लगा तो इसका यह अर्थ हुआ कि यह किशोर के घर आया ही नहीं। एक ऐसा पत्र जिस स्त्री पुरुष का अनुचित संबंध प्रकट हो, इतनी असावधानी से नहीं भेजा जा सकता। दूसरी और बात यह है कि अगर यह पत्र किशोर को नहीं मिला तो वो प्रोग्राम के अनुसार तारजाम कैसे पहुंच गया और धारा सिंह से 20,000 रुपये क्यों मांगा? यार, तुम तो सदा मामले को उलझा देते हो, आसिफ मुंह बनाकर बोला। तुम मामला ही ऐसा लाते हो, रमेश ने मुस्कुराकर कहा। कदाचित तुमने ये सोच रखा है कि किशोर और ललित की पत्नी में अनुचित संबंध था। किशोर ने उससे 20,000 रुपये लिए। इसी बीच में किसी प्रकार ललित को रुपये तथा अनुचित संबंध के बारे में मालूम हो गया और उसने तारजाम जाकर किशोर को मार डाला और धारा सिंह को इसलिए बाद में मार दिया कि उसने हत्या होते हुए अपने आंखों से देखा था। हाँ, मेरा यही विचार है, आसिफ ने कहा। ये तुम्हारी भूल है। कोई उन बेचारों को बेकार फंसाना चाहता है। अगर किसी सादे कागज़ पर मेरी उंगलियों के चिन्ह पड़ जाए और तुम उस कागज़ को प्राप्त करके किसी की हत्या का इकरारनामा टाइप कर डालो, तो क्या मैं इसीलिए हत्यारा मान लिया जाऊंगा कि उस कागज़ पर मेरी उंगलियों के चिन्ह हैं? होगा कुछ, आसिफ ने घबरा कर कहा। मैं ललित की स्त्री का वारंट गिरफ्तारी निकलवा रहा हूँ, लेकिन हाथ कुछ नहीं लगेगा मिस्टर आसिफ। तो फिर ललित इस प्रकार गायब क्यों हो गया? आसिफ ने कहा। हो सकता है कि वह किसी काम से बाहर चला गया हो। वो प्रायः घर में बिना सूचना दिए हुए चला जाया करता है। ये बात किसी तरह गले के नीचे नहीं उतरती, आसिफ ने कहा। तो एक गिलास ठंडा जल पीकर आराम से सो रहो। तारजाम की कोई नई खबर बताओ, रमेश ने पूछा। मोहन वापस आ गया है। वहाँ की पुलिस को उसकी ओर से कोई शंका नहीं रह गई। अब सुंदर हिरासत में है और कुछ आश्चर्य नहीं कि तुम पर भी हमला हो। वहाँ की पुलिस ने तुम्हारे और शारदा के संबंध में पूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली है। जिस दिन ऐसा होगा उस दिन तारजाम के कोतवाली इंचार्ज साहब सर के बल खड़े होकर मुर्गा की बोली बोलने लगेंगे। अच्छा, ये बताओ कि उस स्त्री का क्या हुआ जिसके संबंध में वहाँ की पुलिस मोहन से पूछताछ कर रही थी? उस पर कुछ अधिक जोर नहीं दिया गया और वह वस्तु कुछ महत्व भी नहीं रखती। मोहन के प्रति तुम्हारा क्या अनुमान है? रमेश ने पूछा। आखिर तुम खोद खाद कर एक एक बात क्यों पूछ रहे हो? क्या इस केस में भी तुम दिलचस्पी ले रहे हो? आसिफ ने पूछा। हाँ, भला यह भी कोई पूछने की बात है? मैं और ऐसे केस में दिलचस्पी न लूँगा तो क्या महात्मा बुद्ध लेके? तुम बहुत चालाक हो, मुझे तुम्हारा बिल्कुल विश्वास नहीं, आसिफ ने कहा। क्यों? तुम्हारे और शारदा के संबंध। रमेश मुंह फुलाकर दूसरी ओर देखने लगा। इतने में सरला आंधी के समान कमरे में आ धमकी। तुम तो कहते थे कि फिल्म देखने गई है, आसिफ ने आश्चर्य से कहा। न गई होगी, तुम आखिर इससे ब्याह क्यों नहीं कर लेते? आसिफ ने कहा। संसार वाले इन बातों को अच्छा नहीं समझते और है भी बुरी बात। रमेश आसिफ को घूरने लगा। आसिफ के चले जाने के बाद सरला ने रमेश को घूर कर देखा और कहा, ये लो अपने रुपए। उसने कई नोट रमेश के मुंह पर मारे और जाने के लिए मुड़ी। रमेश ने उसका हाथ पकड़ लिया। क्या बिगड़ गई? छोड़ो, वह जोर से बोली। मैं जंगलियों से बात नहीं करती। तुमने रुपए क्यों वापस कर दिए? मेरी खुशी मैं नहीं रखना चाहती। ओह, तो तुम ये समझती हो कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ और तुम्हारे बिना तड़प तड़प कर रात व्यतीत करूँगा? रमेश ने कटाक्ष करते हुए तीव्र स्वर में कहा। नहीं, मैं ये नहीं समझती, सरला ने चीख कर कहा। तुम ये समझते हो कि मैं तुम पर मरती हूँ? जरा दर्पण में अपना मुंह देखो।
वह हाथ छुड़ाकर बाहर चली गई। रमेश ने उठकर कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया और मेज़ पर कुछ कागजात निकाल कर उन्हें देखने लगा। इतने में किसी ने दरवाजे पर आवाज़ दी। कौन है? रमेश ने उत्तर दिया। मोहन। बाहर से आवाज़ आई। रमेश ने घड़ी देखी, 11 बज रहे थे। उसने कागज़ मेज़ की दराज में रख दिए और दरवाज़ा खोल दिया। मोहन के साथ शारदा भी थी। रमेश एक और हट गया। वो दोनों कमरे में आ गए। तुमने मुझे उस लड़की के बारे में क्यों नहीं बताया था? शारदा ने पूछा। क्यों बताता? रमेश ने कहा। शारदा चुप हो गई। मोहन एक कुर्सी पर बैठ गया था। उसने शारदा को भी बैठने का संकेत किया। शारदा मुंह फुलाए खड़ी थी। मैं उषा का पता लगाने आई हूँ। मैं उषा का पता लगाने आया हूँ, मोहन ने कहा। अच्छा जी, रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा। उषा कहाँ है? मोहन ने फिर पूछा। उस कोट की जेब में, रमेश ने खुड्डी पर लटके हुए कोट की ओर संकेत करके कहा। इसका परिणाम बहुत बुरा होगा, मोहन ने चीख कर कहा। धीरे बोलो, पड़ोस के सब लोग सो रहे हैं, रमेश ने सिगरेट जलाते हुए कहा। मैं दूसरा रास्ता भी जानता हूँ, मोहन ने कहा। तीसरा, चौथा और पांचवा भी तो जानते होगे, रमेश ने धुआं छोड़ते हुए कहा। आखिर बता क्यों नहीं देते? शारदा ने कहा। उसके पास कुछ किशोर के कारोबारी कागजात है। मैं नहीं जानता, रमेश ने कहा। मैं स्वयं उसे खोज रहा हूँ। क्यों? मोहन ने चौंक कर पूछा। इसलिए कि तुम पर उसे भगा ले जाने का मुकदमा चलाया जा सके। दूसरे, मुझे ये भी देखना है कि तुम उसे किशोर के पल्ले क्यों बांधना चाहते थे, जबकि तुम ये बात अच्छी तरह जानते थे कि वह उससे ब्याह नहीं करेगा। इसके बाद यह कि जो बात तुमने पुलिस से छिपाई थी उसे शारदा को क्यों बता दी। और सबसे बड़ी बात यह कि तुम्हारे और शारदा के संबंध अब भी उसी तरह से है। हालांकि शारदा को तुमसे घृणा हो जानी चाहिए थी और तुमने उसके पति को एक दूसरी औरत के फंदे में फंसा रखा था। ये हमारी निजी बातें हैं, तुम्हें इससे क्या मतलब? शारदा बिगड़ कर बोली। मैं भी तो कभी तुम्हारी निजी बातों में हिस्सेदार रह चुका हूँ, रमेश ने मुस्कुराकर कहा। और शारदा ने लज्जावश सर झुका लिया। मोहन का मुंह क्रोध के कारण लाल हो गया। उसने बिगड़ कर कहा, उषा का पता बता दो। उषा का पता मालूम करने के लिए पुलिस से सहायता लो, रमेश ने कहा। तुम आखिर इतने निर्दयी क्यों हो गए हो? शारदा ने कहा। उसे निर्दयी बनाया किसने? दरवाजे की ओर से आवाज आई। सरला द्वार के पास खड़ी हाफ रही थी। अरे तुम? रमेश ने कहा। जाओ, आराम से सो जाओ। नहीं जाती, सरला ने जोर से कहा और अंदर आकर कुर्सी पर बैठ गई। धर्मपत्नी, मोहन ने धीरे से कहा। नहीं, रमेश ने कहा। हाँ, और क्या बात है? और कोई बात नहीं। अच्छा, रमेश ने कहा। वह जब भी मिलेगी मैं तुम्हें सूचित कर दूंगा। अपना पता लिख दो, मैं फ्लैट का नंबर भूल गया। फ़ोन नंबर भी लिख देना। रमेश ने उसकी ओर कागज़ और कलम बढ़ा दिया। मोहन को आश्चर्य हो रहा था कि रमेश अचानक मौन कैसे हो गया। मगर मोहन ने कुछ कहना चाहा। मैं सच कहता हूँ, मैं स्वयं उषा की खोज में हूँ, रमेश बोला। मोहन ने पता लिख दिया और शारदा की ओर देखकर बोला, आओ चले। फिर न जाने उसे क्या ध्यान आया कि उसने पते वाला कागज़ मेज़ पर से उठाकर फाड़ कर फेंक दिया और रमेश को मुक्का दिखाते हुए बोला, तुम्हारा पागलपन यही हाथ ठीक करेगी। सर्दियों में दस्ताने पहना करो, तुम्हारे हाथ काँप रहे हैं, रमेश मुस्कुराकर बोला। मोहन ने कोई उत्तर नहीं दिया और शारदा को लेकर कमरे से निकल गया। तुम्हें तो पता याद ही था, फिर उसे पता क्यों लिखवा रहे थे? सरला ने पूछा। क्या तुम्हें वो पुर्जा याद नहीं कि जो किसी ने होटल में उषा के कमरे में फेंका था? ओह, तो तुम्हें मोहन पर शंका थी और तुम लिखावट मिलाने के लिए उससे पता लिखवा रहे थे। बहुत देर में समझी, रमेश ने कहा। उषा से क्या क्या बात हुई? तुम्हें कैसे मालूम हुआ? सरला चौंक कर बोली। स्त्रियों की प्रकृति ही ऐसी है, वह पुरुषों से अधिक खोजी होती है। तुम्हें उषा से मिले बिना चैन ही नहीं पड़ सकता था। तुम भोजन के बाद फिल्म देखने के बजाय उषा से मिलने चली गई, किंतु तुम्हें वहाँ जाना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि अपराधी उसकी खोज में होगा। क्या बातें उषा से हुई? कल तुम्हारे चले आने के बाद उसने किशोर के संबंध में छानबीन की और उसे जब सच्ची बात मालूम हुई तो वह नील भवन छोड़कर मयोपोल होटल में चली गई। और फिर दूसरे दिन जब किशोर की हत्या का समाचार अखबार में पड़ा तो उसकी दशा बिल्कुल पागलों की सी हो गई। तुमने उसे यह नहीं पूछा कि वह पुर्जा किसने फेंका था? रमेश ने कहा। उसने कहा कि वह नहीं जानती। तुम मूर्ख हो, अगर वह लिखावट ने पहचानती होती तो व्यग्र हो जाती। मैं भी जानती हूँ, किंतु वह इस पर अड़ गई कि मैं नहीं जानती। और कुछ भी नहीं, सरला ने कहा। आसिफ क्यों आया था? रमेश ने उस पत्र के बारे में बताते हुए कहा कि उस पत्र में साफ साफ ललित का वर्णन था, और वह भी इस ढंग से कि वह एक छोटा सा बालक भी पढ़कर यह अनुमान लगा सकता है कि वह ललित की स्त्री का पत्र है।
अपना भेद छिपाने के लिए जो हस्ताक्षर न करे वह इतना मूर्ख कैसे हो सकता है कि उसी पत्र में ऐसी गलती कर जाए? तो इसका यह अर्थ है कि तुम ललित को अपराधी नहीं समझते, सरला ने कहा। उषा के कमरे में जिस समय पुर्जा गिरा था उस समय ललित की ही बात हो रही थी और उसके संबंध में उषा कुछ कहने जा रही थी। तुम्हारी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी है, रमेश ने कहा। अब तक मैं किसी सही निष्कर्ष पर पहुंच गया होता, किंतु ललित के स्त्री वाले पत्र ने काफ़ी उलझन पैदा कर दी है। इससे ये बात साफ हो गई कि ललित अपराधी नहीं है, हालांकि मैं उसे ही अपराधी समझ रहा था। तो अब केवल मोहन रह जाता है, सरला ने कहा। क्यों? सेठ सुंदर को भी तो किशोर के कारण काफ़ी हानि पहुंची है और दूसरे हिस्सेदार भी तो है जिनके रुपए हीरे की कान में लगे हुए हैं। मोहन का नाम मैं एक विशेष कारण से ले रही हूँ, सरला ने कहा। शारदा एक आवारा स्त्री है। संभव है कि मोहन का संबंध शारदा से हो गया हो और उसने किशोर को एक दूसरी स्त्री के चक्कर में फंसाकर स्वयं शारदा के साथ गुलछर्रे उड़ाने का मार्ग निकाला हो और अंत में ये कांटा सदा के लिए निकाल देने के हित में किशोर को कत्ल कर दिया हो। इस हत्या में शारदा भी सम्मिलित है। उसने अपने बचाव के लिए तुम्हारी शरण ली ताकि समय पड़ने पर यह प्रमाणित हो सके कि उसके पति का मस्तिष्क खराब हो गया था और उसी दशा में उसने आत्महत्या कर ली। सरला, सचमुच तुम बहुत बुद्धिमान हो, किंतु तुमने मुझे अब इस उलझन में डाल दिया कि हत्यारे ने दोनों फायर मुख पर ही क्यों किए। बस इतनी सी बात, सरला ने उंगली नचाते हुए कहा। उस 2 नाली बंदूक में लगे हुए दोनों कारतूस छोटे छर्रे वाले थे। यह बात साफ है कि यदि वह शरीर के किसी दूसरे भाग पर चलाए जाते तो उससे मृत्यु फौरन ही नहीं होती और जख्मी होने के बाद भी किशोर में संघर्ष करने की शक्ति काफ़ी रहती। ऐसी दशा में अपराधी के पकड़ लिए जाने की भी संभावना थी। अंततः उसने उसके मुख पर फायर करके उससे पहले अंधा कर दिया और बाद में यह भी संभव है कि उसने उसका गला घोंटकर उसे फौरन ही ठंडा कर दिया हो। रह गई पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, तो उसे भी आने के बाद देख लेना। सरला, इस समय तो तुम कमाल कर रही हो, रमेश ने मुस्कुराकर कहा। अगर मैं तुम्हारे प्रतिष्ठा न करता होता तो अवश्य तुमसे विवाह कर लेता। विवाह तो शारदा से करना, खाली हो गई है बेचारी, मगर उसे तो तुम जेल खाने भिजवा रही हो। और क्या, तुम बच जाओगे? तुम भी तो किशोर के हत्यारे हो सकते हो। ओह, क्या तुम्हें नहीं मालूम तारजाम की पुलिस मुझ पर शंका कर रही है? आसिफ भी कुछ ऐसा विचार कर रहा है। आसिफ की हजामत तो किसी दिन मैं बनाऊंगी। अच्छा जाओ, अब सो रहो। रमेश ने उसका हाथ पकड़कर कमरे से बाहर धकेल दिया और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। दूसरे दिन रमेश बहुत काम में लगा रहा। आसिफ की सहायता से उसने किशोर के दफ्तर का हिसाब किताब जांचा। फिर वहाँ से हाई सर्कल नाइट क्लब पहुँचा। मैनेजर ने उसे देखते ही मुंह घुमा लिया और बैठने को भी नहीं कहा। मैं यह पूछने आया हूँ। मैं कुछ नहीं बता सकता, मैनेजर ने दरवाजे की ओर संकेत करते हुए कहा। इसके उत्तरदायी तुम होंगे, रमेश ने कुर्सी पर बैठते हुए बोला। मिस्टर रमेश, मेरे पास नष्ट करने के लिए समय नहीं है। मैं किशोर के संबंध में कुछ पूछना चाहता हूँ। वह क्या बताएगा? एक फैशनेबल व्यक्ति कमरे में घुसता हुआ बोला। मैं बताऊंगा। कर्नल साहब, कृपा करके बको मत, मैं तुम्हारे कारण कंगाल हो गया हूँ, वो चीख कर बोला। मैनेजर विवश होकर कुर्सी पर बैठ गया। उसका मुंह पीला पड़ गया था और होठ सूख गए। हाँ महाशय। ओह कर्नल साहब, बैठ जाइए, रमेश ने कहा। मिस्टर रमेश, आखिर आप चाहते क्या है? रमेश मैनेजर से बोला। मैं ये चाहता हूँ कि तुम चुप रहो। हाँ कर्नल साहब, रमेश ने कहा। आप किशोर के संबंध में पूछ रहे हैं ना? वह पक्का बेईमान है। उसने मुझे तबाह कर डाला और उससे अधिक मेरी तबाही का कारण यह है, कर्नल ने मैनेजर को घूरते हुए कहा। नहीं कर्नल साहब, भला बेचारे मैनेजर का क्या दोष? रमेश ने कहा। आप विश्वास कीजिए, इसी ने मुझे उस हीरे की कान का हिस्सा खरीदने के लिए विवश किया था और इसी के हाथ से मुझे लाभ भी मिला था। जब आपको लाभ भी मिल चुका है तो फिर नाराज़ होने की क्या बात है? नाराज़ क्यों हो रहा हूँ? कर्नल गरज कर बोला। मेरे 10,000 रुपये डूब गए। अब इसकी 420 मेरी समझ में आ गई। मेरे ही 10,000 रुपये में से 1,000 रुपये लाभ के नाम से वापस कर दिया और मैं संतुष्ट हो गया। जो फर्म हर तीसरे महीने अपने हिस्सेदारों को लाभ बांटती हो, उसकी ओर कौन नहीं दौड़ेगा? हाँ कर्नल साहब, आपका नाम और पता? रमेश ने कागज़ कलम संभालते हुए कहा। वो काफ़ी देर तक पूछताछ करता रहा, फिर मैनेजर की ओर मुड़ा। मिस्टर रमेश, मैं अपनी सफाई देना चाहता हूँ। मुझे तुम्हारी सफाई से क्या मतलब? न मैं हाकिम हूँ न मजिस्ट्रेट, रमेश ने कहा। आप सब कुछ है, मैं आपको अच्छी तरह जानता हूँ, मैनेजर ने कहा। यह सब जानते हुए भी तुमने आसिफ से मेरी शिकायत की थी, क्यों?
मुझे दुख है, मैनेजर ने गिड़गिड़ा कर कहा। मैं तुमसे प्रार्थना पत्र लिखवाने नहीं आया हूँ, रमेश ने उत्तेजित होकर कहा। तुम किशोर के कमीशन एजेंट थे। नहीं, उन्होंने मेरे परिश्रम के बदले में 10,000 का एक भाग मुफ्त दिया था। इस बात पर किसको विश्वास होगा, जबकि हीरे की कान का कोई हिसाब ही न था। यह आज के समाचार पत्र से मुझे मालूम हुआ है कि कोई हिसाब नहीं था। मेरा अनुमान तो यह है कि इस षड्यंत्र में तुम सबसे बड़े हिस्सेदार हो, रमेश बोला। मुझे फंसाने का क्यों प्रयत्न कर रहे हैं, मैनेजर ने कहा। कर्नल साहब, आपने पुलिस को इसकी सूचना दी या नहीं, रमेश ने पूछा। दे चुका हूँ। तो बस जाइए, रमेश ने कहा। कर्नल कुछ देर बैठा, दोनों को घूरता रहा, फिर उठकर चला गया। हाँ मैनेजर, रमेश ने मुस्कुराकर कहा। सच सच बताओ कि किशोर परसों यहाँ आया था या नहीं? नहीं। और ललित, वह क्लब के मेंबर नहीं थे, किंतु कभी कभी उनके साथ आया करते थे। परसों आपके जाने के बाद वह भी किशोर को पूछते हुए आए, किंतु कुछ घबराए हुए थे। बहुत अच्छे, तो तुम भी पुलिस की तरह किशोर की हत्या ललित के सिर थोपना चाहते हो, किंतु तुम मुझे बुलावा नहीं दे सकते। मोहन को जानते हो? नहीं तो, यह नाम मैं पहली बार सुन रहा हूँ। बहुत अच्छे, तुम भी किशोर की हत्या में सम्मिलित मालूम पड़ते हो। क्या तुम्हें यह नहीं मालूम कि किशोर यहीं से उसके नाम पार्सल भेजा करता था? तुम्हारा नाम भी संदिग्ध लोगों की लिस्ट में लिख लिया जाएगा, रमेश उठता हुआ बोला। मिस्टर रमेश, मैं मोहन को नहीं जानता। अरे सुनिए तो, अरे आप। रमेश बिना उत्तर दिए कमरे से बाहर निकल गया। वह दिन भर मारा मारा फिरता रहा। उसे ऐसा जान पड़ता था कि वह शीघ्र ही अपराधी को पकड़ लेगा। आज वह एक बार शारदा के घर पर भी गया था, ये सूचना देने के लिए कि उषा का अभी तक पता नहीं चला। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि शारदा ने सारे नौकरों को अलग कर दिया है और वह वास्तविक रूप से एक विधवा का जीवन व्यतीत करने का प्रण कर चुकी है। उसे यह भी मालूम हुआ कि शारदा अपने सारे गहने तथा दूसरी बहुमूल्य वस्तुएं बेचकर अपने पति का कर्ज चुकाने के प्रयत्न में है। इसके बाद वह किसी तीर्थ स्थान पर जाकर अपना शेष जीवन व्यतीत कर देगी। रमेश उसके इस बलिदान पर प्रयत्न होता हुआ अपने घर लौट आया। परेशान होता हुआ अपने घर लौट आया। उसने ये सोच लिया कि आज इस समस्या को सुलझा कर ही रहेगा। अपने कमरे में पहुंचकर उसने बहुत सारे कागज मेज पर फैला दिए। सरला घर पर नहीं थी। वह इस समय एकांत चित्त होकर काम करना चाहता था, इसलिए उसने कमरे का बल्ब बुझा दिया ताकि आने वाले यह समझे कि वह घर पर नहीं है। भीतर के कमरे में जाकर बैठ गया और एक कागज को ध्यान से देखने लगा। हे भगवान, उसके मुख से अनायास निकला। वह झपट कर बैठक के कमरे में आया। वह इतनी जल्दी में था कि उसने बिजली जलाने की भी आवश्यकता नहीं समझी। दिया सिलाई खींच कर जलाया और उसी के प्रकाश में टेलीफोन के नंबर घुमाने लगा। हेलो आसिफ, मैं रमेश बोल रहा हूँ। मोहन जिस स्त्री को छिपाने का प्रयत्न कर रहा था, उसका पता लग गया है। वो पीटर रोड के नफीस होटल के कमरा नंबर 20 में है। उससे बहुत कुछ मालूम हो सकता है। जल्दी करो, मैं घर पर ही हूँ। मुझे डर है कि कहीं उसका भी परिणाम धारासिंह की तरह न हो। हाँ जल्दी करो, मैं घर पर ही हूँ। रमेश रिसीवर रख कर जैसे पलटा, किसी ने द्वार पर आवाज़ दी। वो विचारों में इस प्रकार खोया हुआ था कि बिना बल्ब जलाए ही बढ़कर द्वार खोल दिया। सहसा एक टॉर्च का तीव्र प्रकाश उसके मुख पर पड़ा और उसकी चुंधियाई हुई दृष्टि ने एक उससे भी अधिक चमकदार झलक देखी और फिर वह एक चीख के साथ कमरे के बीच में जा गिरा और न जाने कितनी देर के बाद उसे ज्ञात हुआ कि वह अपनी पलंग पर पड़ा हुआ है और उसके दाहिने हाथ में पीड़ा हो रही है और इस प्रकार जल रहा है जैसे नस नस में आग भर दी गई हो। फिर उसके कानों में एक ऐसे गीत की आवाज़ गूंजने लगी जिससे उसे अत्यंत घृणा थी। कोई भद्दी और बेसुरी आवाज़ में गा रहा था, मान मेरा एहसान अरे नादान कि मैंने तुझसे किया है प्यार। ये कौन चीख रहा है? रमेश ने आंखें बंद किए हुए कहा। ईश्वर के लिए इसके बदले कोई और गाना गाओ, मुझे कोई दुख नहीं होगा। ओह, तुम्हें होश आ गया? कोई उस पर झुककर बोला। रमेश ने आंखें खोल दी। आसिफ ध्यान से उसे देख रहा था। रमेश ने उठने का प्रयत्न किया। अब उसे थोड़ी देर पहले की घटना याद आ गई थी। उसने पूछा, क्या मेरे सीने में घाव है? नहीं, लेटे रहो, घाव बाएं हाथ में है। मगर वह था कौन? आसिफ ने पूछा। मुझे दुख है कि वह अपना नाम बताना भूल गया, रमेश ने झल्ला कर कहा। अरे जंगली, इस दशा में भी तुम्हारी जबान नहीं रुकती, आसिफ ने मुस्कुराकर कहा। उषा कहाँ है? रमेश ने पूछा। उसने विष खा लिया, आसिफ ने कहा। मैं पुलिस की गाड़ी में उसे कोतवाली ले जा रहा था। उसने हमारी लापरवाही से लाभ उठाकर विष खा लिया और वह विष भी ऐसा तेज था कि देखते ही देखते वो मर गई। वो लड़की थी कौन? रमेश ने उषा के संबंध में सब कुछ बता दिया, किंतु उस पुर्जे के बारे में नहीं बताया जो उषा के कमरे में गिरा था। ये तो बहुत बुरा हुआ, तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था, आसिफ बड़बड़ाया।
मिस्टर आसिफ, मैं इतना पत्थर नहीं हूँ जितना लोग मुझे समझते हैं। मैं चाहता हूँ कि उषा का नाम प्रसिद्ध न हो। वो संसार की सबसे बड़ी दुखिया थी, अपराधियों के हाथ खिलौना बनकर रह गई। बाद में मुझे यह भय था कि कहीं धारा सिंह की तरह उसकी भी हत्या न कर दी जाए, इसीलिए मैंने तुम्हें फ़ोन किया। तुम्हारी लापरवाही के कारण उसकी जान गई, आसिफ ने कहा। नहीं आसिफ, पुलिस जब भी उसे हिरासत में लेने का प्रयत्न करती जीवित नहीं पाती। यह समझ लो कि रमेश जिससे हार जाए उसको संसार की कोई शक्ति अपने अधिकार में नहीं ले सकती। अगर वह जिंदा रहती तब भी पुलिस को एक शब्द नहीं बताती। तो क्या अब हत्यारे का पता नहीं लग सकता? आसिफ ने पूछा। ऐसी बात नहीं, रमेश मुस्कुराकर बोला। कल तुम उसे मुर्दा या जिंदा पुलिस की लॉरी में लाद कर कोतवाली ले जाओगे। वो कौन है? आसिफ ने जल्दी से पूछा। मैं स्वयं नहीं जानता, किंतु कल वह मेरे अधिकार में होगा, यह निश्चय है, रमेश ने कहा। सरला कहाँ है? दवा लेने डॉक्टर के पास गई है, आसिफ ने कहा। ओह, तो क्या डॉक्टर मुझे देख चुका है? हाँ, लेकिन तुम ये क्यों नहीं बताते कि हमला करने वाला कौन था? भाई आसिफ, मैं स्वयं नहीं जानता। उसने पहले मेरे मुंह पर टॉर्च जलाकर मुझे चौंधिया दिया और फिर कदाचित चाकू से वार किया। हाँ, घाव चाकू का ही है, किंतु अधिक गहरा नहीं। तुम यहाँ कैसे आए? रमेश ने पूछा। मैं उषा की लाश को लेकर अस्पताल पहुंचा, आसिफ ने कहा। फिर सीधा यही आया। कमरे में अंधेरा था, टॉर्च जलाई तो तुम फर्श पर पड़े दिखाई दिए। सरला भी नहीं थी, किंतु वह थोड़ी देर बाद आ गई। मैंने फ़ोन पर डॉक्टर को बुला लिया था। सरला बहुत परेशान थी। वास्तव में वह तुम्हें बहुत अधिक चाहती है। मित्र चाहते ही है, वो मेरा मित्र है, मैं उसे लड़की नहीं समझता। क्या तुम इसकी रिपोर्ट पुलिस में दोगे? आसिफ ने पूछा। अवश्य, जो दिल चाहे लिख देना, रमेश ने कहा। किंतु संदिग्ध लोगों ने मोहन का नाम अवश्य लिखवा देना।